आपको चाहिए नई गाड़ी या बड़ा मकान? क्या आप चाहते हैं वक्त से पहले रिटायरमेंट या फिर कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति? जैसे स्वतंत्रता आप सबको प्यारी होती है, हम सबको प्यारी होती है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपके आज और बेहतर कल के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या है आर्थिक आजादी के मायने? सिर्फ ज्यादा पैसा जोड़ना या फिर इससे भी ज्यादा? नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में आपकी मदद, और इसमें मेरा साथ देंगे फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तिकी। आप दोनों का ही इस खास पेशकश में स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम से हमारा अर्थ है आपकी वो तमाम आर्थिक जिम्मेदारियों के लिए एक रोड मैप देना जिनकी चिंता से आपको आजादी मिल जाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताएं सही मायने में किन किन चीजों के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत होती है, कैसे पाई जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसका मतलब क्या है हेमंत? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है कि आप, इसका मतलब यह है कि आप जिस तरह से चाहें, जब चाहें, जो करना चाहें अपने पैसे से वो कर पाएं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल। होता क्या है कि हम जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या जब भी अपने पैसा खर्चा करने की बात करते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे, जैसे अगर हम देखें हमारे जो खर्चे रहते हैं, हम प्लान नहीं करते हैं किस तरीके से हमको खर्चा करना है, किस तरीके से हमको क्या चीज लेनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने पैसे से करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके पास कितना समय है, कितना टारगेट आपको अचीव करना है। लेकिन होता क्या है कि हम बिना कुछ सोचे समझे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब किसी ने कहा कि डेट में पैसा डाल दीजिए, किसी ने कहा इक्विटी में डाल दीजिए, तो हम जहां भी हमको मौका दिखता है हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, ना तो हमारा एसेट एलोकेशन पे कंट्रोल है, ना हमें अपने टाइम होराइजन पे कंट्रोल है। कहीं ना कहीं आप या तो बहुत कम रिटर्न पाते हैं या जितना रिस्क लेना चाहिए उससे ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो क्योंकि हम इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल। चाहिए क्या? सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी सोच, थोड़ा सा समय अगर हम लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको कभी भी किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर अमूमन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत होती है। अर्नब जी, यहाँ पे निवेशकों के लिए बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से बार बार पोर्टफोलियो को सेट करना अक्सर एक टास्क बन जाता है। तो यहाँ पर कैसे आजादी पाई जाए निवेश रणनीति बदलने से? अगर आप देखें तो आपकी निवेश की जो रणनीति है वो सीधी तरीके से अपने गोल्स के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो पहले आपके पास एक क्लियर गोल है, उस हिसाब से आप आगे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फ्रेम करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात आती है तो उसमें काफी सारे लोग थोड़े उतार चढ़ाव से डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि उससे उनका जो डिसीजन है वो गलत हो जाता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए इसमें एक चीज बहुत जरूरी है और वो ये है कि आप देखिए कि आपका एंड गोल क्या है और उसके लिए आपको क्या करना है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि काफी बार इन्वेस्टर्स काफी सारा एडिशनल रिस्क ले लेते हैं जिसके हिसाब से वो उनका पूरा पोर्टफोलियो जो अपना गोल है उससे अलग हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स जितना रिस्क उनको लेना चाहिए उतना लेते भी नहीं है, यानी कि वो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स में चले जाते हैं। इसीलिए उनको पता चलता है कि जो उनका जो पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए वो उनके गोल के हिसाब से बढ़ता नहीं है और उसमें वो शॉर्टेज आ जाती है। चलिए, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को तो आपको बार बार रीबैलेंस करना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं तो बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हेमंत, यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से कई बार आपका रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि रिटर्न खा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। लेकिन उससे भी बड़ा टास्क होता है आपके किचन के बजट को संभालना, जो कि बढ़ते महंगाई की वजह से एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। एंड आई एम श्योर इससे आजादी पाना बहुत लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। देखिए कविता, अगर हमारे लाइफस्टाइल के लिए अगर कोई दुश्मन है हमारे अलावा तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। मैं खुद को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी जो हैबिट्स हैं, देखिए हमने देखा है कि हम जो खर्चे करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे कुछ भी कंजम्पशन करना है, कुछ भी ले लिया, जो ईटिंग आउट है, हफ्ते में अगर 1 या 2 बार आप बाहर जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे आप जो खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो बजट है
पहली बात, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि हम बजट बनाते ही नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि चलिए जो इनकम आ रही है जिससे जो भी खर्चे हम करते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना एक बजट बना लीजिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक स्पेंडिंग प्लान होना चाहिए, बजट से भी ज्यादा अच्छा। जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, ऐसे स्पेंडिंग प्लान होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपना पैसा कहां पे कैसे खर्च करना चाहते हैं। अगर आप वो करें, देखिए जैसा हमने बात की इन्फ्लेशन, कविता, इन्फ्लेशन तो रहेगा, इन्फ्लेशन कहीं नहीं जाने वाला, उसका हमारा कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उससे, अगर हमको फाइट करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखें। और वो कैसे होगा, जैसे मैंने कहा, स्पेंडिंग प्लान बनाइए, देखिए कहां पे आप खर्चे कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप खर्चों को कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो कंट्रोल में रहेंगे, तो इन्फ्लेशन को आप कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो भी कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, तो उसका कुछ हिस्सा आपके बजट में अवेलेबल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने जो फजूल खर्चे है, जो क्रेडिट कार्ड को जो बिना कुछ सोचे समझे यूज करना है, उसका सबका प्रेशर अल्टीमेटली आपके किचन पे आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोच समझ के करें, अपनी स्पेंडिंग प्लान बनाएं, तो काफी हद तक अपने खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझदारी से आपको खर्च करना है। और जैसे कि हेमंत ने बताया, आपको स्पेंडिंग प्लान बनाना है जिससे आपको आजादी मिल जाए आपके बढ़ते किचन या बढ़ते घर के बजट से। लेकिन अर्णव जी, एक और मुद्दा जिससे आजादी की बहुत सख्त जरूरत होती है वो है लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और अक्सर हमें कई सवाल भी आते हैं जहां पे लोग साल के अंत में बोलते हैं कि हमें बताइए आप निवेश के ऑप्शंस क्या है, हमें लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो अगर ये प्लानिंग हम साल के शुरुआत में ही कर ले तो शायद हमें इससे आजादी मिल सकेगी। कहना तो आसान है कि आप ये प्लानिंग साल के पहले कई महीनों में कर दीजिए, पर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप ये साइकिल में आ गए कि आपने फरवरी मार्च में अपना टैक्स प्लानिंग की पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फिर मार्च खत्म होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कि आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है मेरे पास कुछ करने के लिए। पर एक बार आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार आपको अप्रैल को एक बार फिर मार्च की तरह सोचकर वहां पर थोड़ा अगर आप टैक्स का इन्वेस्टमेंट कर दे तो आपको बेनिफिट्स भी होंगे और उसमें आपको एंड ऑफ द ईयर प्रेशर भी नहीं रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल में ही पीपीएफ में जितना आप कर सके उतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको ये पूरे साल का इंटरेस्ट जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए इस प्रकार का जो काम है अगर आप साल के पहले 2-3 महीने में करते हैं तो पहली बार जब आप करते हैं तब आपको थोड़ा पेनफुल लगेगा, लेकिन एक बार आपकी साइकिल चेंज हो गई तो उसके बाद हर साल आपको तो ज्यादा आसान होते जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें आप तो यहाँ पर लास्ट मिनट की झंझट से आप मुक्ति पा सकते हैं, आजादी पा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आगे भी देंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नुस्खे, बताएंगे कि बच्चों के भविष्य की चिंता से कैसे पाए आजादी। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। 15 अगस्त के मौके पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम दे रहे हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नुस्खे और इसमें मेरी मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर हेमंत रुस्तगी और अर्णव पंड्या। तो चलिए इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और अब जुड़ते हैं एक दर्शक से जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। गुजरात से जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, बताएं आपके क्या मुद्दे हैं जिन पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आजादी पानी है। जी मैडम जी। मेरी एज है 28 ईयर, मैरिड हूँ और एक 7 महीने की एक बेटी है। ओके। मेरी एनुअल इनकम 5 लाख है। ठीक है। फिलहाल मैं पीपीएफ में हर मंथ 5000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। इंश्योरेंस 2 ले रखे हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए, 2350 रुपया हर महीने जिसका प्रीमियम है जी। और जीवन आनंद ले रखा है 5 लाख रुपए का, इसका सालाना 15,000 रुपया प्रीमियम है। ठीक है। एक फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम ले रखा है 5 लाख का, वही एंटल है। और पिछले 3 महीने से मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 1000 इन बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 ग्रोथ में और 1000 रुपीज रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ में। ठीक है। एक टर्म प्लान लेने की भी सोच रहा हूँ मैं। ठीक है। और मेरे गोल्स हैं
I want 25 lakhs after 15 years for my daughter's higher education. ठीक है. और 25 लाख 25 साल के बाद बेटी की शादी के लिए, और रिटायरमेंट के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए. ठीक है. जितेंद्र जी, मुझे बताइए कि आपको टर्म प्लान लेना है, आपकी सालाना आय क्या होगी? 5 लाख रुपए मैडम, मैंने बोला. जी, चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली 3 मुद्दे हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या जो आपके गोल्स हैं. सबसे पहला, आपको अपनी बेटी की पढ़ाई की और शादी की चिंता से आजादी चाहिए, और उसके बाद रिटायरमेंट का आपका गोल है जिसकी चिंता से आपको आजादी चाहिए. तो सबसे पहले हेमंत, यहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो हमने देखा है, साफ तौर से इन्हें थोड़ा सा और काम करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स पर, और साथ ही ये टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ख्याल है. सबसे पहले इनको एक टर्म प्लान रिकमेंड करेंगे. जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है. और सबसे बड़ा रिस्क आपकी लाइफ में है, अगर आपको कुछ हो जाए तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको किसी तरह की फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, उस चिंता से फ्रीडम चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक टर्म प्लान ले लें. टर्म प्लान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक प्योर रिस्क प्लान है, यानी इसमें जो प्रीमियम आप देते हैं बहुत कम देते हैं, और जितना आपको इंश्योरेंस चाहिए उतना आपको मिल जाता है. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है. दूसरा, इन्होंने जो अपने गोल्स की बात की कविता, मैं कहूंगा कि इनको पहले 2 चीजों से आजादी चाहिए. पहले 2 चीज क्या है? एक तो जो हमारा जो नजरिया है इक्विटी एसेट क्लास का, उसको बदलने की जरूरत है. वहां पे हमको आजादी चाहिए अपनी सोच के लिए. इक्विटी को हम सोचते हैं हमेशा कि एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, एक रिस्की एसेट क्लास है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की गोल्स की बात करते हैं, जैसे बच्ची की पढ़ाई है या शादी है या रिटायरमेंट के लिए, तो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा होनी चाहिए. दूसरी चीज जो मैं कहूंगा जहां पे इनको फ्रीडम चाहिए अपने आप से या अपनी सोच में, वो ये है कि एक डिसिप्लिन आपके प्रोसेस में होना चाहिए. जब आप 15, 25 या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो डिसिप्लिन हमेशा बना के रखना है. तो अगर हम इनके गोल्स की यहां पे बात करें, पहला इन्होंने गोल कहा इनकी डॉटर के एजुकेशन के लिए 15 साल में इनको 25 लाख चाहिए यहाँ पे. तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो उनको करीब 5,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना है. दूसरा, इनकी जो डॉटर की मैरिज के लिए इनको चाहिए करीब 1,500 रुपए चाहिए. तीसरा, इन्होंने कहा रिटायरमेंट के लिए इनको करीब 1.5 करोड़ रुपए चाहिए. ये पीपीएफ में भी 5,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं. मुझे लगता है अगर वो अपना प्रोसेस इसको शुरुआत रखे पूरा प्रोसेस में 30 ईयर्स जो भी इनका टाइम है यहाँ पे, तो करीब 70 लाख रुपए की रकम जो है उससे जमा कर पाएंगे. तो सही मायने में इनको प्लानिंग करनी है अभी. अगर ये पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं तो करीब 80 लाख की इनको इन्वेस्टमेंट का टारगेट है उनके सामने. ये अगर मैं इक्विटी में देख के चलूं तो इनको 3,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. तो कुल मिला के 9,500 इन्वेस्ट करने हैं. 2,000 ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं. दोनों फंड अच्छे हैं, उसमें बने रह सकते हैं. इन्होंने कहा 5,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं. वहां पे 2 फंड में आपको बोलता हूं, वो देख ले आप. और उसके बाद जो जैसा मैंने कहा, अगर ये डिसिप्लिन रखें तो डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे. बिल्कुल. अर्नब जी, यहाँ पर जितना इन्होंने निवेश किया है उस पर तो इनको और निवेश करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही अगर मैं इनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पर भी एक बार नजर डालूं तो आपको लगता है इन्होंने तो यहाँ पर मेडिक्लेम लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, टर्म प्लान रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा इनके पास जो जीवन आनंद पॉलिसी है, आपको लगता है कि ये बने रहें उसमें तो समझदारी रहेगी? अभी इन्होंने तो ये एक बार ले लिया है तो उसमें बने रहने में कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन ये जो इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वो पहले अपना टोटल इंश्योरेंस कवर खत्म कर ले, जैसे कि कहा गया है. तो उसके लिए वो टर्म प्लान ले ले. दूसरी बात यह है कि अगर हम उनके गोल्स की तरफ भी देखें तो उनमें भी जरा एक बार फिर से थोड़ा सोच विचार कर ले, क्योंकि क्या उन्होंने उसमें इन्फ्लेशन जोड़ के ही अपने गोल्स किए हैं कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि उसमें अगर आपने आज के वैल्यू के हिसाब से अपने गोल्स सेट किए हैं तो आगे जाते हुए जब ये आप अचीव करने जाएंगे तब आपको उस समय एक शॉर्टेज दिखाई देगी. इसीलिए अगर इस 2 चीज पर वो अपना ध्यान रखे तो उससे उनको काफी फायदा होगा. बिल्कुल. रिटायरमेंट के लिहाज से अर्नब जी, इनको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? ये देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपका एक्सपोजर होना चाहिए वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए उसमें, और उसके साथ आप बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते. यानी कि आपके पास समय लंबा है लेकिन आप बैलेंस्ड एक्सपोजर, और उनकी उम्र कम है, इसीलिए विथ
टिल्ट टॉवर्ड्स इक्विटी अगर ये रखे तो आप इनको काफी फायदा होगा। तो उसमें आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो कि अगर आपको एक डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए तो आज आपके पास जो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स है उसमें आपके लिए 2 ऑप्शंस है, टेम्पल्टन इंडिया पेंशन प्लान और यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। तो ये एक सीधा तरीका है जिसमें आप ये इस प्रकार के रिटायरमेंट फंड में डाल दीजिए, पर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 58 के पहले विड्रॉ करना के सोच रहे हो तो उसमें आपको एक बड़ा एग्जिट लोड लगेगा। इसीलिए ये फंड उसी के लिए है जब आप श्योर हो कि आपको रिटायरमेंट के लिए इतने पैसे डालने हैं और उसको आप टच नहीं करोगे। तो इस प्रकार से ये आप डिसिप्लिन भी बिल्ड करता है। अगर ये ना हो तो आप अपनी तरफ से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना दीजिए। आपके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है 20 साल तक के लिए, उसमें कर दीजिए, और दूसरा आप इक्विटी फंड्स ले लीजिए तो आपका वो बैलेंस्ड नेचर आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं जितेंद्र, लेकिन हेमंत एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स इन्होंने बता दिए हैं, जिनकी फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की तैयारी हमने इनको बता दी है, लेकिन साथ ही आई एम श्योर इनके कई शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे। अब ये केवल 28 साल के हैं, काफी यंग है, तो गोल्स रिवैम्प लगातार होते रहते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स तो आते ही रहते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाए, क्या तैयारी यहां पर करनी चाहिए जितेंद्र को भी और बाकी दर्शकों को भी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता। गोल्स सिर्फ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते। इन्होंने जो मेंशन किया है वो तीनों गोल्स लॉन्ग टर्म है, लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स भी होते हैं। वो चाहे कुछ खरीदने के लिए हो सकते हैं या कुछ भी हमारी जरूरत हो सकती है, जो 1 या 3 साल या 5 साल की जरूरत हो। वहां पे आपका जो फोकस है, पहले जैसा मैंने कहा, पहले तो आपको वो गोल डिफाइन करने हैं। जहां तक हो सके जो गोल्स को डिफाइन कीजिए, अपना टाइम होराइजन देख लीजिए, और जैसा मैंने कहा, क्योंकि वहां पे आपका फोकस जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको उन ऑप्शंस को देखना है जहां पे आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस यानी जो बैंक डिपॉजिट है या सेविंग बैंक है, वहां से बेहतर आपको रिटर्न मिल सके। तो म्यूचुअल फंड की कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, या अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप आर्बिट्राज फंड को देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए, या उसके अगर आगे जाए तो हम शॉर्ट टर्म फंड या हाइब्रिड फंड जो होते हैं, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, उनको देखें। ध्यान रखिए क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, तो आपका फोकस जो है, जैसा मैंने पहले कहा, कैपिटल प्रोटेक्शन पे हो, लेकिन साथ ही ऐसी इन्वेस्टमेंट को देखिए जहां पे आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन के नजदीक पहुंच सके। बिल्कुल। तो चलिए जितेंद्र जी, यहाँ पे आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली होगी। अपना सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नुस्खे लगातार बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। 15 अगस्त के मौके पर हमारी खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नुस्खे, और इसमें मेरी मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर हेमंत उस्तगी और अर्नब पंड्या। अब बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट की, यानी जल्द से जल्द रिटायरमेंट पाने की इच्छा तो हम सभी में होती है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसके लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट करते हैं? बात करते हैं यहाँ पे अर्नब जी से। अर्नब जी, यहाँ पर ख्वाहिश तो हम सभी की होती है कि जिंदगी भर काम करने से आजादी मिल जाए, यानी अर्ली रिटायरमेंट हम अचीव कर ले, लेकिन इसे एक्चुअली अचीव करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? पहले अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो आपका काम काफी पहले से शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि जब आप यंग हो तब आपने जितना ज्यादा सेव करके इन्वेस्ट किया हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सके। यानी कि कितना भी आपके पास अमाउंट हो, आप उसे सेव करिए, इन्वेस्ट कीजिए, तो उससे आपका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी कि अर्ली स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आप पहले से किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं और किस प्रकार का रिस्क लेते हैं। जैसे काफी सारे लोग बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, तो अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी में शायद थोड़ा ज्यादा भी रिस्क लेना पड़े, पर वो आपके लिए ठीक होगा अगर आपने जल्दी शुरू कर दिया होगा। तीसरी बात यह है कि आपके कैलकुलेशंस किस प्रकार के हैं। आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा और उससे आपको एक वाइडर एक्सपोजर चाहिए, यानी कि आपको अपने आप को 1 या 2 एसेट क्लासेस में रिस्ट्रिक्ट न करके अब काफी सारे एसेट क्लासेस जो आपके लिए सूटेबल हो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके कैलकुलेशंस वैसे हो कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए कैलकुलेशंस में, जिससे आप एक्चुअली जितना चाहिए उससे आप ज्यादा भी आप
एंड अप कर सके। और आप बहुत एग्रेसिव अपने कैलकुलेशंस ना कीजिए, यानी कि आप ऐसा मत समझिए कि आपको एनुअल 18% रिटर्न मिलेगा। आप थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए, तो उससे आपका प्लानिंग भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो अर्ली रिटायरमेंट आपके लिए ही है, आप इसकी चिंता से बिल्कुल आजादी पा सकते हैं। लेकिन हेमंत जी, यहाँ पर लाइफ में हमारे कई सारे एस्पिरेशंस होती हैं, कई सारी ख्वाहिशें होती है, जिनको पाने के लिए हम कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और बाद में हमें लगता है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे लिए तो यही है कि हम जल्द से जल्द इस लोन से, इस कर्ज से मुक्ति पाए। तो कैसे आप अपने लोन से, अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? देखिए कविता, जब भी हम अग्रेसिवली लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खो देते हैं। बिल्कुल। होता क्या, हम बिना सोचे समझे कर्जा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कर्जा खराब है। अगर आप ऐसा कर्जा लेते हैं जहां पे आपको एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे आप घर के लिए लोन लेते हैं, तो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, आपको बचत भी होती है टैक्सेस में, और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आप क्रेडिट कार्ड को इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं जो बहुत महंगे भी हैं, और उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने पहले कहा था, एक स्पेंडिंग प्लान हो, आपका बजटिंग हो, आप देख लें कितना पैसा आपको खर्च करना है, कितना आपके अपने गोल्स के लिए चाहिए। पूरी प्लानिंग से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो आदत है कुछ भी लेने के लिए लोन लेना, वो कहीं ना कहीं उसको हम अंकुश लगा सकते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना प्लान कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी भर वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, तो आज पे थोड़ा सा अंकुश लगाइए, आज पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, और फिर कोई कारण नहीं है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में ना मिल सके। एग्जैक्टली, जैसे कि यहाँ पे हेमंत ने कहा कि आपको अपने कल के बारे में सोचना है, इसीलिए थोड़ा सा आज में आप सतर्क हो जाएं, थोड़ा सा कंट्रोल होकर अपने खर्चे करें, और साथ ही आप इन्वेस्टमेंट का जो अपना स्ट्रक्चर है, जो आपका पोर्टफोलियो है, उस पर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और जितना हो सके उसे बढ़ाते रहिए। यही एकमात्र तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का, उसे पाने का। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।